नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की, जिस क्रांति ने हमें राष्ट्रवाद की और हमें एकता की और राष्ट्रीय आंदोलन की समय समय पर प्रेरणा दी। और आज भी यह क्रांति की जो परिस्थितियां थी और क्रांतिकारी जो लोग थे वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज भी हमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो आज भी हमें बलिदान और त्याग और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, समर्पण के लिए हमें प्रेरित करती रहती है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं उस क्रांतिकारी परिस्थिति की जिसने अंग्रेजों को पहली बार भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती दी और अंततः अंग्रेजों को इंग्लैंड से सेना बुलानी पड़ी और कम से कम लगभग 1 साल तक अंग्रेजों का उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन भी समाप्त हो गया था। तो अगर हम देखें, इस क्रांति की क्षेत्रीयता ने ही आगे चलकर व्यापकता को ग्रहण कर लिया और यही व्यापकता भारत में राष्ट्रवाद की लहर के रूप में हमें नजर आती है। और यही राष्ट्रवाद की लहर ने कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की अलग जगाई, एक ज्योति जगाई, एक आशा जगाई, एक विश्वास जगाया। और यही विश्वास भारत में 15 अगस्त 1947 की आजादी के रूप में हमें नजर आता है। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इस प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो कौन से कारण थे जिसके कारण यह क्रांति के लिए परिस्थितियां मौजूद थी, वो कौन सी परिस्थितियां मौजूद थी, वो कौन से कारण मौजूद थे जिनके कारण यह क्रांति हुई, जिसके कारण यह बड़े स्तर पर असंतोष पैदा हुआ और अंततः लोगों ने अंग्रेजी सरकार की जड़ों को हिला दिया। तो सबसे पहले कारण की बात करेंगे तो राजनीतिक कारण की बात करते हैं। किस कारण की बात करते हैं बच्चों? आइए सबसे पहले राजनीतिक कारण की अगर बात करें तो यहाँ अंग्रेजों द्वारा जो साम्राज्यवादी नीति, उपनिवेशवादी नीति के तहत भारत के बड़े बड़े राज्यों को हड़प लिया और अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। जैसे कि हम बात करें अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने वाली वो नीतियों की, जैसे कि बेले दिल्ली की सहायक संधि, तो वहीं व्यपगत की नीति जो लॉर्ड डलहौजी ने अपना रखी थी। बेले दिल्ली की सहायक संधि के तहत आप देख सकते हैं कि 1798 में हैदराबाद है, फिर इसके बाद तंजौर देख सकते हैं, तंजौर के साथ साथ हम मैसूर देख सकते हैं 1799 में। इसके बाद हम अवध है और मराठा है, पेशवा है, मराठा अर्थात पेशवा, होलकर हैं, सिंधिया हैं, भोसले हैं, इन सब पर उन्होंने बड़े स्तर पर विलय नीति के द्वारा कब्जा कर लिया। तो वहीं हम देख सकते हैं कि डलहौजी के शासनकाल में सतारा से लेकर नागपुर, सतारा, जैतपुर, बघाट, संबलपुर और झांसी, नागपुर जैसे बड़े भूभाग पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और अंततः डलहौजी ने जहां व्यपगत की नीति के अलावा भी बाकायदा युद्ध की नीति का भी इस्तेमाल किया और युद्ध का आरोप लगाकर पंजाब के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। और अंततः अंग्रेजों का अंतिम जो विलय था वो अवध पर लगाया गया कुशासन का आरोप था, जिसमें कि वाजिद अली शाह के ऊपर कुशासन का आरोप लगा और इसी कुशासन के आरोप के कारण अवध का भी अंततः विलय कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने एक बड़े स्तर पर भारत के भूभाग पर कब्जा कर लिया, जिससे कि भारतीय राजा संतुष्ट हुए। साथ ही उन राजाओं को और असंतुष्ट करने का इन्होंने ऐसे काम किया कि जिन राजाओं की क्षेत्र तो छीने, साथ में उनको जो पेंशन दी जाती थी उनको भी पेंशन बंद कर दी। साथ में जो उपाधियां वो रखते थे उन उपाधियों का भी उन्होंने अंत कर दिया, उन उपाधियों पर रखने पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, जो भारत में जमींदार थे उनकी जमींदारी छीनने के लिए डलहौजी ने इनाम कमीशन का गठन कर दिया और इसके तहत बड़े स्तर पर जमींदारों की जमीनें भी अंग्रेजी सरकार ने छीन ली। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ भारतीय राजाओं के राज्य छीने जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में एक बड़े भूस्वामी वर्ग से उसकी जमीनें भी छीनी जा रही थी। जमींदार भी असंतुष्ट थे, राजा भी असंतुष्ट थे। और वहां दूसरी अगर हम कारण देखते हैं राजनीतिक बात, प्रशासनिक कारण, तो वहां प्रशासनिक स्तर पर भी भारत में भेदभाव मूलक कानून थे और साथ में भेदभाव मूलक नस्लीय पद्धति से वो कार्य कर रहे थे कि भारतीयों को ना तो प्रशासन में जगह दी गई थी और भारतीयों को भ्रष्ट समझा जाता था और भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था। ना तो उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था, ना ही उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति मिलती थी। अगली बात करें आर्थिक कारण की, किसकी बात करें? आर्थिक कारण की। तो आर्थिक कारण में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने आर्थिक नीति अपनाई, आर्थिक औपनिवेशिक नीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने भू राजस्व नीति, स्थायी बंदोबस्त, इस भू राजस्व नीति के तहत स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी को लागू किया। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत के 19% भूभाग पर लागू किया, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक का उत्तरी भाग और बनारस डिवीजन संयुक्त प्रांत का शामिल था। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी तरफ रैयतवाड़ी व्यवस्था, जहां कर्नल ली थॉमस मुनरो ने भारत के 51% भूभाग पर समस्त दक्षिण भारत पर लागू कर रखी थी, वहीं वॉल्ट मैकेंजी ने वहां मई महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया और वहां मध्य भारत और संयुक्त प्रांत और पंजाब के इस बड़े स्तर पर इस व्यवस्था को लागू किया, महलवाड़ी को। और इस
यह व्यवस्था भारत के 30% भूभाग पर थी। तो इस प्रकार से 3 बड़ी आर्थिक जो औपनिवेशिक नीतियाँ बनाई थी, बोराज नीति के तहत स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी, उसके तहत भारत के बड़े भूभाग से किसानों से कर लिया गया, किसानों से लगान लिया गया। और अंग्रेज हमेशा कहते थे हमको 2 गुना लगान देना पड़ेगा, ऐसा कहते थे हमसे, और हमें वाकई में 2 गुना लगान देना पड़ता था। और बाकायदा अंग्रेज को अगर लगान नहीं देते तो वो अंग्रेज हमें कोड़ों से पीटते थे, हमसे जबरन वसूली करते थे। सोचिए क्या स्थिति रही होगी, उस किसान के पास पहले से ही धन नहीं था, वो ऊपर से अंग्रेजों ने आकर और से निर्धन कर दिया। और आप सबको पता है कि भारत कहाँ बसता है, गाँव बसता है। गाँव में कौन बसता है? किसान बसता है। किसान निर्धन हुआ तो गाँव निर्धन हुआ, गाँव के निर्धन से भारत निर्धन हुआ, और भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋणग्रस्तता, निर्धनता उसका मुख्य अभिलक्षण बन गई बच्चों। हाँ, हम बात करें आर्थिक नीति में कृषि के वाणिज्यीकरण की, अर्थात अफीम की और नील की, कपास की, जूट की, चाय की खेती करवाई। और बताइए आप, अगर हमारे देश में इन सब चीजों की खेती हुई तो खाद्यान्न की कमी आ जाएगी, 12 काल की सामना हमें करना पड़ेगा, और कई लोग काल के गाल में समा गए बच्चों। अगली बात करें तो वहीं हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार था, जिसमें कच्चा माल हमें कृषि से मिलता था, तो वहीं उद्योगों से हमें, वहीं कुटीर उद्योगों को ये कच्चा माल जाता था। तो कृषि और कुटीर उद्योग का एक संबंध बना हुआ था, इसको भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन करके जहां उन्होंने नए उद्योग नहीं लगाए, दादा भाई नेहरू जी ने इसी हस्तशिल्प उद्योगों के पतन की बात अंग्रेजों के सामने अपने कांग्रेस की विभिन्न अधिवेशनों में रखी, और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आर्थिक औपनिवेशिक जो अंग्रेजी द्वारा भारत को शोषण, उसके चेहरे को उजागर करके भारत को पहली बार राजनीतिक नेतृत्व कांग्रेस के तहत उन्होंने प्रदान किया। आगे बात करें तो परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर अंग्रेजों ने, अब बताइए, अंग्रेजों ने हमसे पैसा भी छीन लिया और हमसे हमारी रूह भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी पहचान छीनने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े स्तर पर ईसाईकरण किया जा रहा है भारत का, बड़े स्तर पर धार्मिक अयोग्यता के नियम लाए जा रहे हैं। तो वहीं रीति रिवाज हमारे प्रतिबंधित किए जा रहे हैं कि तुम विधवा पुनर्विवाह, चाहे हमारे लिए विधवा पुनर्विवाह हो ना हो, सती प्रथा हमारे लिए अच्छी हो कि बुरी हो, परंतु जब इन्होंने उस प्रथा को, रीति रिवाज को रोकने का प्रयास किया, हमारे धर्म की आलोचना की, हमारे धर्म को निंद बताया, तो हमारे पास फिर बचा ही क्या था? मतलब आप बताइए, हमारी जेब से पैसा भी ले लिया और हमारे शरीर से रूह तक छीन ली, पहचान तक छीन ली। तो बताइए अब हमारे पास बचा क्या? इसके पश्चात तात्कालिक कारण आप सबको पता है कि ब्राउन वेस जो फील्ड, जो इन राइफल थी, उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल आई। इसमें जो कारतूस आता था उस पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी रहती थी, और इस कारतूस को ऐसे निकाल कर मुंह से ऐसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है मुंह से, ठीक है, और मुंह से निकाल कर इस कारतूस को फिर ठक 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 जो बंदूक में भरा जाता था, फिर बंदूक कैसे किया जाता, फिर ठक। और इसी क्रम में जब इस कारतूस के बारे में पता चला कि यह धर्म को भ्रष्ट करने के लिए है, तभी जो हमारे देश में सैनिक थे, जिनको पहले से ही असंतुष्ट थे, पहले से ही क्या थे, असंतुष्ट थे, क्योंकि वेतन कम मिलता था, सुख सुविधाएं कम मिलती थी, उन्हें धार्मिक प्रतीक चिन्ह, माला और बाल, मूछ दाढ़ी ये तक रखने दिया, उन्हें तिलक नहीं लगाने दिया जाता था, और उन्हें उच्च पद नहीं, और समुद्र पार भेजा जाता। तो उस समय समुद्र पार जाना हमारे लिए एक धार्मिक भावना के विरुद्ध माना जाता था, हमारी धार्मिक भावना को भी इन्होंने ठेस पहुंचाई। और इस क्रम में उन्होंने अब तो हमें एक न्यू इनफील्ड राइफल ला के दे दी कि लो भाई, अब तो तुम्हें तुम्हारे मुंह में ही हम चर्बी दे देंगे, तुम्हारे धर्म को हमेशा भ्रष्ट कर देंगे। और बीच बीच में पादरी भी सैनिकों के बीच में आते थे, ईसाईकरण की नीति को लेकर उन्हें ईसाईकरण करने के लिए प्रेरणा भी देते थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैरामपुर में ये बात पता चली, फिर दमदम में पता चली, और बैरकपुर में जब ये पता चली तो वहां मौजूद 34वीं इन्फेंट्री के जवान, रेजिमेंट के जो जवान थे हमारे मंगल पांडे जी, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उन्होंने उठाई बंदूक और मार दी गोली। 29 मार्च 1857 की घटना थी, और मंगल पांडे ने रूसन और बाघ को गोली मार दी, और वहां तुरंत की तुरंत बाघ मारा गया और रूसन घायल हुआ। अंततः मंगल पांडे जी को पकड़ लिया गया, मंगल पांडे जी को पकड़ लिया, और 8 अप्रैल को तुरंत की तुरंत उन्हें फांसी की सजा दी गई। इससे और आग बढ़ गई, और मेरठ की सैन्य छावनी में सैनिकों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और 10 मई 1857 को यह विद्रोह की आग इतनी भड़की कि आखिरकार दिल्ली में जाकर इसकी लपटें देखने लगी, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर, उस समय मुगल जो उस समय नेता हुआ करते थे, मुगल जो उस समय शासक थे, उनको अपना नेतृत्व प्रदान करके नेता चुनकर बाकायदा भारत के लिए एक क्रांति की जो आगाज की बात थी वो प्रारंभ हुई, और अंततः किस पर कब्जा कर लिया? पूरे दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज सरकार सत्ता को चुनौती दी थी। इसी क्रम में जब पता चला दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो आप देख सकते हो इसका मुख्य केंद्र क्या था? उत्तर भारत, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, आरा में जो आरा बिहार जगदीश कुंवर सिंह, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, झांसी आप लक्ष्मीबाई, फैजाबाद में मौलिक मोहम्मद, 50,000 का इनाम रखा था अंग्रेजों ने। सोचिए कितने भाई साहब, आप देख रहे हैं कुछ हिंदू कुछ मुसलमान नाम दिखाई दे रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों ने एकजुट होकर अंग्रेज सरकार को चुनौती दी थी,
बरेली में खान बहादुर खां, इलाहाबाद में लियाकत अली खां, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, गोरखपुर में गजाधर सिंह। इनने अपने अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया और अंग्रेजी सरकार से अपनी भूमियों को भी छीना। याद रखिए, अगर इस संगठन को कोई कुशल नेतृत्व मिल जाता और एकत्रित करने वाला कोई संगठित प्रयास हो जाता तो ये बात पक्की है कि हमारा देश तो 57 में ही आजाद हो जाता, और नहीं हुआ तब भी इस क्रांति ने अपने पीछे ऐसा प्रभाव छोड़ा, ऐसा परिणाम छोड़ा, जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता की लहर दौड़ गई और हमें बलिदान और त्याग करने के लिए यह क्रांति हमेशा प्रेरित करती रही। इसके स्वरूप की बात करें तो आउटरॉम और टेलर और होम्स जैसे अंग्रेजी जो यूरोपियन थे, उन्होंने तो इस क्रांति को क्या कहा, जानबूझ के ऐसा कहा कि ये तो क्रांति क्या षड्यंत्र है, हिंदू मुस्लिम हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तभी तो अंग्रेजों ने फिर फूट डालो शासन करो की नीति के तहत 1909 में बाकायदा, आप सबको पता हुआ कि किस प्रकार से मार्ले और मिंटो ने मिलकर भारत के विभाजन की आधारशिला तैयार कर दी और मुसलमानों को सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन दे डाला। तो वहीं होम्स ने संघर्ष कहा, बर्बरता और सभ्यता हमसे असभ्य कहते थे ये लोग, हमसे असभ्य, सोचिए, हम मतलब हमसे बर्बर कहते थे, असभ्य, जंगली कहते थे, इंडियन पीपल एंड डॉग नॉट अलाउड कहते थे, कुत्ते से हमारी तुलना करते। अगर हम कुत्ते थे, बर्बर थे, असभ्य थे, तो फिर अंग्रेज भारत में क्या कर रहे थे, आप बताइए, क्या कर रहे थे अंग्रेज भारत में फिर? अगर हमारे पसीने से बदबू आती थी, हमारे देश में कीचड़ थी, गंदगी थी, तो फिर तुम क्या कर रहे थे हमारे देश में, ये बताइए। और आज अगर हमारे देश में ये सब चीजें होती तो बताइए आज आप हम देश में क्यों आ रहे हैं? वर्तमान में भी आप देखिए, आज पूरे विश्व आध्यात्म को स्वीकार कर रहा है, आज पूरा देश विश्व गुरु मान रहा है। आज देखो, पूरा कोरोना काल में हमारे देश पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना यूरोपियन देशों पर प्रभाव पड़ा। सोचिए, अब आज पूरे विश्व को अगर कोई रास्ता दिखा रहा है, प्रकाश का, सच्चाई का, नैतिकता का, तो हम दिखा रहे हैं। आज विश्व में युद्ध छिड़ चुके हैं, कई देशों में भी युद्ध छिड़ रहा है, परंतु हम उन देशों को आज भी समझा रहे हैं कि शांति ही, पर्यावरण की रक्षा ही, मानवता की रक्षा ही सबसे बड़ा आधार है। आइए हमारे देश में सीखिए हमारे प्राचीन कालीन संस्कृति से, ज्ञान विज्ञान से, ठीक है। तो बीडी सावरकर जी ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, भारतीयों ने सुनियोजित होकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, सोचिए। तो वही एस एन सेन जी ने 1857 की अपनी पुस्तक ली और बाकायदा इस पुस्तक में भी एस एन सेन जी ने इस पुस्तक में भी बाकायदा अपनी क्रांति की बात की। तो वही अशोक मेहता जी ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह का, आर.सी. मजूमदार ने इसे कहा ना तो ये प्रथम था, ना ये राष्ट्रीय था, क्योंकि उन्होंने क्षेत्रीयता को लेकर ये बात कही। और प्रथम इसलिए नहीं क्योंकि इससे पहले भी भारत में, चाहे संथाल विद्रोह की बात करें, चाहे हम अन्य विद्रोह की बात करें, तो अन्य विद्रोह भी इससे पहले भारत में हो चुके थे। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो कई विद्रोह इससे पहले भारत में हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए उन्होंने इस संदर्भ में ये बात की। तो आर.सी. मजूमदार, अशोक मेहता, एस एन सेन, बीडी सावरकर, होम्स और आउटरॉम और टेलर जैसे लोगों ने इसके स्वरूप को उद्घाटित किया। हम अगर स्वरूप की बात करें तो बच्चों, अगर इसका नेता देखा तो क्षेत्रीयता, मांग भी क्षेत्रीय थी, याद रखिए, भागीदारी भी क्षेत्रीय थी, प्रभाव भी क्षेत्रीय था, परंतु याद रखिए इसी क्षेत्रीयता ने आगे जाकर व्यापकता को ग्रहण कर लिया और राष्ट्रीयता में यह व्यापकता, क्षेत्रीयता व्यापकता का रूप धारण कर लेती है और राष्ट्रीय चेतना को भारत में जागृत करती है। अब बच्चों, मेरे पास बोर्ड में इतनी जगह नहीं है कि मैं परिणाम लिख सकता, इसलिए मैं इसे मिटाल दूं या मैं आपको सुना देता हूं यहाँ से परिणाम। इसके बाद अंग्रेजी सरकार को पहली बार इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, इसलिए तुरंत की तुरंत उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सीधा प्रत्यक्ष अपना शासन स्थापित कर लिया और पहला बार अपना प्रत्यक्ष व्यक्ति को भारत में नियुक्त किया। साथ में भारतीय समस्याओं को हल करने के लिए भारत सचिव परिषद का इन्होंने गठन किया। साथ में कहा कि मुगल सत्ता का भी अंत होता है और कहा कि भैया अब हम भारत में विलय और विस्तार की नीति का त्याग नहीं करेंगे, भारत में सामाजिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सांस्कृतिक। भाई साहब, तुम क्या कह रहे थे हमसे कि हम सभ्य बनाने के लिए आए, तो करो ना समाज में हस्तक्षेप करके दिखाओ, बोलो। तुम कह रहे थे ना हम सभ्य बनाने के लिए आए, तो फिर ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हम हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, हमें समाज और संस्कृति को लेना देना नहीं है भारतीय। भाई तो क्या करने आए थे? सीधी बात है, हमें गुलाम बनाने आए थे। हमारे खून से तुम्हारे उद्योगों को, तुम्हारे विकास की धमनियों को हमने सींचा है, हमने। सोचिए आप उस समय, सोचिए। तो याद रखिएगा कि इसका एक बहुत बड़ा परिणाम तो ये निकला कि अंग्रेजी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाए, मुगल सत्ता समाप्त हो जाती है और सीधा इनका प्रत्यक्ष शासन भारत में और भारत सचिव परिषद का गठन होता है जो इंग्लैंड में रहता था। और साथ में बड़े स्तर पर इन्होंने विलय विस्तार की नीति का त्याग कर दिया ताकि भारतीय राजाओं का समर्थन प्राप्त कर सकें। सामाजिक हस्तक्षेप बंद कर दिया क्योंकि इनको पता था कि जितना हस्तक्षेप करना था उतना हमने कर लिया और उससे लाभ भी ले लिया। तो यहाँ ये कुछ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं अंग्रेजी सरकार के, और आगे चलकर अंग्रेजी सरकार भारत में समय समय पर अधिनियम बनाकर भारतीयों को नियंत्रित करने का काम भी करेगी, फूट डालने का भी काम करेगी। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति से प्रेरणा लेकर दिसंबर 1885 में भारत के लिए एक आईएनसी की स्थापना होती है। आईएनसी वह है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम जिसे कहा जाता है, इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्था ने 1885 में भारत को पहली बार राजनीतिक लीडरशिप प्रदान की, संगठित लीडरशिप प्रदान की और भारतीय इच्छाओं को, भारतीय संतोष को
अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम किया, जिसका स्वरूप प्रारंभिक रूप से उदारवादी था। इसके बाद उग्रवादी हमें स्वरूप देखने को मिलेगा। और उदारवाद और उग्रवाद में बंगाल विभाजन को लेकर जो चल रहा था आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को, उसे लेकर बड़े स्तर पर सूरत में 1907 में फूट पड़ जाएगी और अंततः राष्ट्रीय आंदोलन फिर से हमारा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और इसी का लाभ उठाते हुए अंग्रेज मुसलमानों को भड़काने का काम करेंगे और अंततः 1909 में जो पार्लियामेंटो है एक सुधार लेकर आएगा, 1909 का अधिनियम लेकर आएगा और इसके तहत सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन दे देगा। अर्थात मुसलमानों को भारत से एक पृथक निर्वाचन देकर ये कोशिश करेगा कि हिंदू मुसलमान कभी एक ना हो, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदू मुसलमान अगर एक रहेंगे तो राष्ट्रवाद और एकता बहुत प्रबल होगी और ये एकता राष्ट्रवाद हमें लंबे समय तक भारत में शासन करने नहीं देगी और हमें भारत से लाभ नहीं लेने देंगे। तो आज आपको कैसी लगी ये क्रांति 1857 की, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा ताकि मुझे और प्रेरणा मिले आपको वीडियो बनाने के लिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपके इसी प्रेरणा के साथ, इसी वीडियो के साथ और ऐसी क्रांतियों के साथ। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसे गुणवत्ता युक्त यहाँ से वीडियो बनाऊं ताकि आपकी सफलता की दर में वृद्धि हो जाए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।